नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा, 43 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, आदर्श चंपावत के सपने को साकार करने की दिशा। खटीमा में श्री पशुपतिनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में नवनिर्मित कैंप कार्यालय भवन का किया लोकार्पण। सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ कर महिला सशक्तिकरण को दी नई दिशा। उत्तराखंड में अर्बन नक्सल गैंग पर सियासी घमासान। कांग्रेस ने सरकार की जवाबदेही पर उठाए सवाल। धसमाना ने की गिरोह के खुलासे की मांग। पेपरलीक और भर्ती घोटाले पर भी साधा निशाना। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में घमासान। पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को दी खुली चुनौती। भाई की वेतन वृद्धि समेत तमाम अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग। और अंतिम चरण में चारधाम यात्रा, आरटीओ का दावा। यात्रियों को दी बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा। ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड से 2 करोड़ का राजस्व। सड़क हादसों में आई कमी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपनी विधानसभा क्षेत्र चंपावत के 2 दिवसीय भ्रमण पर पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चंपावत के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक और ऐतिहासिक पहल करते हुए 43 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। इनमें 5,137 करोड़ 18 लाख की 5,137 करोड़ की जो योजनाएं थी, उनमें 22 योजनाओं का लोकार्पण और 6,386 करोड़ 76 लाख की 21 योजनाओं का शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चंपावत में विकास की यह गति आदर्श चंपावत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता हर क्षेत्र में संतुलित और गुणवत्तापूर्ण विकास सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, उनका काम समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। चंपावत जनपद की 43 योजनाएं, इसमें लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ पर किए गए हैं। और ये सभी योजनाएं अलग अलग सेक्टरों की हैं, अलग अलग सड़कों से लेकर पानी, बिजली, स्कूल, अवस्थापना सुविधाएं, और इनके बन जाने से निश्चित रूप से यहाँ के नागरिकों को बहुत सुविधाएं मिलेंगी। अस्पताल के भी काम जो है जल्दी पूरे होंगे। अनेक काम चंपावत जनपद में आगे बढ़ रहे हैं और अनेक घोषणाएं हैं, जिन घोषणाओं के लिए अलग से जिलाधिकारी और शासन के जो घोषणा सेल वाले लोग हैं, वो अलग से बैठक भी करेंगे, जिससे कि सभी घोषणाएं धरातल पर उतरें। जो आवश्यकताएं हैं और जहाँ काम की आवश्यकता है, सभी काम तय समय पर गुणवत्ता के साथ पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में नवनिर्मित कैंप कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में सशक्त बहना उत्सव योजना का भी शुभारंभ किया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। नवनिर्मित कैंप कार्यालय भवन से प्रशासनिक कामों में सुविधा होगी। सशक्त बहना उत्सव योजना से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। यह हर्ष की बात है कि आज एक और जहां सशक्त बहना उत्सव योजना के माध्यम से मातृशक्ति को कर रहे हैं, वहीं टनकपुर में नवनिर्मित कैंप कार्यालय का उद्घाटन भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैंने जो आदर्श चंपावत जिला बनाने का संकल्प लिया है, आज सभी बहनों के सानिध्य में हम नवनिर्मित कैंप कार्यालय के उद्घाटन द्वारा उस संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक कदम और बढ़े हैं। ये नवनिर्मित कैंप कार्यालय केवल एक सामान्य प्रशासनिक भवन नहीं है, बल्कि जनता की सेवा और उनकी समस्याओं के समाधान का एक प्रमुख केंद्र रहेगा।
प्रमुख केंद्र के रूप में यहाँ पर काम करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में श्री पशुपतिनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। प्रदेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण की उन्होंने कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्रद्धा और आस्था के प्रतीक के रूप में मंदिर में घंटी चढ़ाई। श्रद्धालुओं ने गर्मजोशी से सीएम का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की आध्यात्मिक धरोहर ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। देवभूमि के हर मंदिर और धाम में लोक आस्था बसती है। इन पवित्र स्थलों के संरक्षण और विकास के प्रति सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो अटूट है। कालसी थाना क्षेत्र के कोटी छाड़ी डैम के पास एक छोटा हाथी वाहन हादसे का शिकार हो गया। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। छोटा हाथी वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर UK 7 CD 5612 विकासनगर से तार के बंडल लेकर त्यूणी की तरफ जा रहा था। इछाड़ी डैम के पास वाहन अचानक असंतुलित होकर सड़क किनारे पलट गया। थाना कालसी से पुलिस टीम रेस्क्यू उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने लोगों की मदद से दोनों घायलों को बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस के जरिए सरकारी अस्पताल विकासनगर पहुंचाया। रुड़की के मंगलौर टांडा भनेड़ा गांव में सांसद खेल महोत्सव अभियान संकल्प विकसित भारत के तहत ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बालक बालिका वर्ग आयु 12, 15, 17 के अनुसार रजिस्ट्रेशन शुरू किए गए हैं। नेहरू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज और टांडा भनेड़ा सहित आसपास के गांवों के लगभग 3000 बालक बालिकाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। खेलों में दौड़, 200 मीटर, 400 मीटर, बैडमिंटन, कुश्ती, कबड्डी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, इनके अलावा खो खो भी शामिल हैं। खेल का उद्देश्य युवाओं को खेल और शिक्षा में बढ़ावा देना है। ये कार्यक्रम राज्यसभा सदस्य कल्पना सैनी के माध्यम से किया जा रहा है। और मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो अपने देश के अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करते हैं। ये उन्हीं का आह्वान है हम सबको कि आप लोग अपने क्षेत्रों में जाएं और दूर दराज गांव देहात तक में ये सांसद खेल महोत्सव को प्रारंभ करके उन प्रतिभाओं को विश्व के पटल तक हम ले जा सकें, खोज करके लाओ। और उसी के अंतर्गत आज यहाँ टांडा भनेड़ा गांव में मेरे इन प्रतिभाशाली बच्चों का खेल है और मैं पूर्ण विश्वास रखती हूँ कि ये जो मैं गांव-गांव, विद्यालय सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत खेल करा रही हूँ, इनमें अनेक प्रतिभाएं निखर कर आएंगी जो कल मेरे देश का नाम होगी। कल्पना सैनी की पहुँची का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हमारे गांव में बच्चों के साथ मिलकर इनका जो भी समस्या वो साझा की और खेल के विषयों को बहुत ज़्यादा ही बताया कि खेल के खेल हो, कोई भी खेल हो, बैडमिंटन जो भी हो, खेल लिए और पढ़ाई करो ताकि मतलब जो है बच्चों का भविष्य सुधरेगा। इससे बच्चों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना दी और कुछ सभा पर बताई गई कि कुछ जगह भी यहाँ पर बिल्कुल कमी है, तो प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद है। इसके अलावा हम भी जैसे भी होगा कहीं अगर जमीन ग्राम समाज की हो या कोई और ज़्यादा जमीन, क्योंकि लगभग 10-15 बीघे जमीन चाहिए यहाँ पर, तो ताकि बड़ा कॉलेज बन जाए। हल्द्वानी में जनपद स्तरीय कला उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें नैनीताल जिले के ब्लॉक स्तर के छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई। कार्यक्रम में संगीत, नृत्य, नाटक, दृश्य कला, स्वदेशी खेल और पारंपरिक कहानी सहित 12 विधाओं में प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। विजेता प्रतिभागी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन पद्मश्री यशोधर मठपाल ने किया। जिला समन्वयक संतोष और रविंद्र तिवारी ने आयोजन के पहलुओं पर जानकारी दी। यहाँ पर जो कार्यक्रम है बहुत अच्छे हुए, अच्छे स्तर के हुए, लेकिन हम केवल संगीत पर ही निर्भर नहीं है। मेरा जो यहाँ आना है, हमें सारे कला और शिल्प पर हमारा ध्यान रहा है कि ये सभी चीज़ों को, सारी विधाएं जितनी हैं, इन सब का संरक्षण होना चाहिए और इन सब के विकास का मौका मिलना चाहिए और नई पीढ़ी वालों को
ये अपनी धरोहर के प्रति जागृत करें। तो मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ बच्चों ने जो कार्यक्रम किए, शास्त्रीय संगीत के और जो कार्यक्रम किए, वो परंपरा को, इससे मुझे आशा बधी है कि हमारी ये जो धरोहर है इसकी रक्षा होगी। ये हमारा जो जनपद स्तरीय कला उत्सव, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना के आधार पर हमने पहले ब्लॉक स्तर पर कराया, फिर ब्लॉक स्तर के जो विजेता है उनको हमने जिले स्तर पर आज जनपद स्तरीय कला उत्सव संपन्न कराया है। और यहाँ के जो विजेता होंगे वो राज्य स्तर पर जाएंगे, राष्ट्रीय स्तर पर। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हमारे नैनीताल के बच्चे राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर विजेता बने। हरिद्वार में आज कृषि विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की मौजूदगी में ब्लॉक बहादुराबाद के ग्राम अतमलपुर बोंगला में धान की फसल का सटीक आकलन करवाया गया। इस मौके पर कृषि विभाग की टीम ने वैज्ञानिक पद्धति से खेतों में जाकर फसल की कटाई की और प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता का मूल्यांकन किया। ये क्रॉप कटिंग डेमोन्स्ट्रेशन हरिद्वार जनपद के विभिन्न ब्लॉकों में चल रहे एक बड़े अभियान का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों की वास्तविक उपज का डेटा इकट्ठा करना है ताकि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ समय पर और सटीक रूप से मिल सके। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चारधाम यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और इस वर्ष आरटीओ की ओर से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा प्रबंध किए जाने से यात्रा सुगम और सुरक्षित रहने की जानकारी दी गई। आरटीओ अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि इस साल यात्रियों को कई तरह की सहूलियतें दी गई। सड़क हादसों में भी कमी देखने को मिली है। आपको बता दें, ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड जैसी व्यवस्थाओं के जरिए आरटीओ को इस वर्ष लगभग 2 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। साथ ही इन कार्ड के कारण न सिर्फ टैक्स और शुल्क की प्रक्रिया सुगम बनी, बल्कि ये कार्ड यातायात नियमन और वाहन मॉनिटरिंग में भी मददगार साबित हुए हैं। फिलहाल कपाट बंद होने तक यात्रा रूट पर सभी प्रवर्तन बल तैनात रहेंगे और मुख्य चेक पोस्ट पर वाहन निरीक्षण, चालान और आवश्यकता अनुसार वाहनों को डायवर्ट करने की व्यवस्था भी बनी रहेगी। इसमें जो हमारी जो यात्रा है इस बार चारधाम बहुत अच्छे सकुशल, बहुत अच्छे सेफ जर्नी रही सबकी और हादसों में भी कमी आई है। अगर हम पिछले वर्षों की तुलना में अगर देखेंगे तो ग्रीन कार्ड का जो अभी हमारा जो अभी ये दिवाली के समय में जो अभी कुछ ही दिन रह गए हैं जब हमारे कपाट बंद होंगे सारे चारधाम के, तो एक पीक बड़ा है उसमें, क्योंकि जो बाहर की गाड़ियाँ आती हैं उनके जो ग्रीन कार्ड रिन्यू होते हैं उसमें हमने देखा है कि हमारा ऋषिकेश और हरिद्वार में रिन्यू वाले काफ़ी आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट पीक है, 1 हफ्ता रह गया है तो संख्या बढ़ रही है। हमारी चेक पोस्ट जो है, जो तपोवन चेक पोस्ट है, वहाँ से भी हम डेली का डेटा लेंगे कि कितनी गाड़ियों में इजाफा हुआ है। तो अब हमारी प्रवर्तन टीमें जो है वो तैनात हैं, वो अपना कार्रवाई निरंतर कर रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को खुली चुनौती दी है कि वो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में कार्मिक उनके भाई के वेतन वृद्धि के जल्द जांच करवाएं। दरअसल बीते दिनों हेमंत द्विवेदी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस पर उन्होंने मंदिर समिति में कार्यरत पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र अजय के भाई की वेतन वृद्धि को लेकर जांच बैठाने को कहा था। अब राजेंद्र अजय ने सिर्फ उनके भाई ही नहीं बल्कि मंदिर समिति में चल रही तमाम अनियमितताओं की जांच और जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात कही है। उन्होंने खुला आरोप लगाया कि अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत चर्चित QR कोड घोटाले को लेकर लिखित शिकायत चमोली पुलिस में दर्ज करवाई थी, जिसे आज ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसके अलावा उन्होंने पर्यटन विभाग और धर्मस्य विभाग को भी कठघरे में खड़ा किया और ये कहा कि उन्होंने कई अनियमितताओं की शिकायत लिखित रूप में शासन और संबंधित विभाग को की, लेकिन उनकी शिकायत की चिट्ठियां आज कहीं धूल फांक रही हैं।
देखिए, मैं जो हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, बड़े तेजस्वी अध्यक्ष हैं, बड़े ऊर्जावान हैं, बड़े कर्मठ हैं। और उनका एक वीडियो कल जो वायरल हो रहा था और मुझे कई मीडिया के मित्रों के माध्यम से भी उन्होंने मुझसे सवाल किया था, तो मैंने जो उन्होंने कहा है कि वो मेरे भाई के जो वेतन वृद्धि का मामला है उसकी वो जांच कराएंगे और उसके लिए वो जांच कमेटी बिठाएंगे। तो मैं तो अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं कि उनके इस कदम का, और मैं ये भी उनसे अनुरोध करता हूं कि केवल ये मीडिया और सोशल मीडिया तक ही उनकी बात में सीमित रहे, वो इस पर तुरंत जांच कमेटी बिठाएं और जांच कमेटी बिठा करके तुरंत उस पर जांच कराएं और जो भी तथ्य हैं वो सामने लाएं। उत्तराखंड अर्बन नक्सल गैंग को लेकर राजनीतिक बयान बोला है। साथ ही उन्होंने सरकार की जवाबदेही पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया कि प्रदेश में गिरोह सक्रिय हैं और इससे सरकार की साख पर सवाल उठता है। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री को इन गिरोहों की जानकारी है तो बताएं कि सरगना कौन है, कौन कौन सदस्य है और कौन कौन से अपराध हो रहे हैं। धामना ने पेपर लीक हाकम सिंह की गिरफ्तारी और सीबीआई जांच की सिफारिश पर मुख्यमंत्री के बयानों को आत्मविरोधी बताया और 25,000 भर्ती के आंकड़ों का ब्रेकअप मांगा। राज्य में अगर कोई भी अर्बन नक्सल गैंग मतलब गिरोह मतलब जो गिरोह बंद होकर के कोई अपराध करें, अगर इस राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राज में, देश में केंद्रीय गृह मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह, राज्य में गृह मंत्री हैं माननीय मुख्यमंत्री, अगर इस प्रदेश के अंदर कोई गिरोह काम कर रहा है, गैंग काम कर रहा है, चाहे वो अर्बन नक्सल का है, चाहे वो डाकुओं का है, चाहे वो असामाजिक तत्वों का है, तो राज्य के सरकार के लिए इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। राज्य की सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। अगर राज्य के अंदर कोई गिरोह काम कर रहा है और उसका संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी को है तो वो जवाब दें। कांग्रेस पूछती है उनसे कि वो ये बताएं कि उस गिरोह में कौन कौन लोग हैं, क्योंकि गिरोह के बारे में जब उनको मालूम है, अर्बन नक्सल गैंग के बारे में उनको मालूम है, तो उनको ये भी मालूम होगा उस गिरोह का सरगना कौन है, उसमें सक्रिय सदस्य कौन है, कौन कौन से अपराध वो कर रहे हैं। और अगर पेपर लीक नहीं हुआ था तो मुख्यमंत्री जी आपने पेपर कैंसिल क्यों किया? यूएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा प्रदेश मंत्री गौरव पांडे ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सीएम ने युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने दिया, युवा का दर्द उनका दर्द है। मुख्यमंत्री ने धरना स्थल जाकर युवाओं की बात मानी और यूएसएससी पेपर रद्द किया। एसआईटी और सीबीआई जांच कराने का आश्वासन दिया। जल्द परीक्षा दोबारा भी की जाएगी। देखिए, हमारे युवा मुख्यमंत्री धामी जी ने जो बात बोली कि मैं युवाओं के साथ अन्याय होने नहीं दूंगा और युवाओं का दर्द मेरा दर्द है, और उन्होंने जिस तरीके से जिस संवेदनशीलता के साथ उन्होंने युवाओं की बात मानी और खुद धरना स्थल जाकर युवाओं की जो डिमांड थी उसको उन्होंने एहसास किया, उसको माना। मैं हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो उन्होंने अपने संवेदनशील नेतृत्व की परिभाषा दी कि बोला कि आप धरने में इधर बैठे हैं, रात को नींद मुझे नहीं आ रही, आपका दर्द मेरा दर्द है और मैं युवाओं के साथ कभी भी किसी तरीके का खिलवाड़ होने नहीं दूंगा। दीपावली पर्व के दृष्टिगत नशा तस्करी और जुआ खेलने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कालाढूंगी पुलिस ने कार्रवाई की है। प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार सैनी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कोटाबाग क्षेत्र जंगल से 5 अभियुक्तों को सार्वजनिक जगह पर जुआ खेलते गिरफ्तार किया। 3 अभियुक्त फरार होने में कामयाब रहे। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ कोतवाली कालाढूंगी में एफआईआर नंबर 113/2025 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
काराडूंगी द्वारा आज 5 अवैध गुनों को ताश की बाजी लगाकर हार जीत का खेल में जुए में 13G एक्ट के अंतर्गत हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अवैध गुना के कब्जे से 5,66,000 रुपये बरामद हुए हैं। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।